सूरज ढल रहा था और लॉर्ड गांव का एक व्यस्त दिन समाप्त हो रहा था। गांव का माहौल अब शांत हो गया था। अमन, क्या तुम सो रहे हो? पुरानी झोपड़ी के अंदर रोहन एक कठिन लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि वो बिस्तर पर था, लेकिन वो सो नहीं रहा था। नहीं अभी। अमन दूसरी तरफ एक छोटे बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो अपने पिता की तरह सो नहीं पा रहा था। बाटन ने मुझे बताया कि एक जादूगर हमारे गांव आया है। अच्छा, वो मेरी उम्र का लगता है। मैंने सुना है कि तुमने फिर से अपनी जान जोखिम में डाली। मैं तो बस फूल ढूंढना चाहता था, तो तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। क्या तुम नहीं जानते कि बाहर कितना खतरनाक है? अपने पिता की डांट सुनकर अमन खड़ा हो गया। वो थोड़ा नाखुश लग रहा था। तो मैं क्या करूं? जादूगर ने कहा था कि तुम थोड़े समय के लिए ठीक रहोगे, जल्द ही तुम फिर से पीड़ित हो जाओगे। जब वो सोने के जादू से जागा, तो उसने अपने पिता की चिंता और अकेले रह जाने के डर के अलावा कुछ और नहीं सोचा। मैं ठीक हूँ। अब हमें रंडोर का फूल ढूंढना है। फिर भी हम इसे नहीं ढूंढ पाए हैं। हमने पहले ही 1 साल बिता दिया है। ये सच था। मना की लत का इलाज करने के लिए वे 1 साल पहले देश के उत्तरी हिस्से में रंडोर का फूल ढूंढने आए थे। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि इस फूल से तुम्हारा इलाज होगा? अमन, क्या ये वास्तव में मौजूद है? रोहन कुछ नहीं कह सका। उसने अपने बेटे की चिंताओं को समझा, लेकिन वो अपने बेटे को स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। ये है, कहीं से किसी ने उत्तर दिया। ये रोहन की आवाज नहीं थी। उन्होंने अपने घर के चारों ओर देखा। यह आवाज अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आई थी। कौन है? रोहन ने सावधानी से पूछा। अपनी बीमार शरीर के साथ वो दरवाजे के करीब गया, जबकि उसने एक कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़ी। रंडोर का फूल, मैंने सुना है कि तुम इसे ढूंढ रहे हो। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। तारांकन स्क्री, तारांकन पुराने दरवाजे की जंग लगी कुंडियां एक असहज ध्वनि निकाल रही थी। आवाज का मालिक झोपड़ी की दीवार के पास खड़ा था। वो एक युवा लड़का था। तुम किस बारे में बात कर? मुझे माफ करें। लड़का सुगमता से घर में दाखिल हुआ। तुम कौन हो? फिर अमन ने लड़के को पहचाना। मम्मा। अचानक, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो, उसने अपना मुंह ढक लिया। अमन, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? वह जादूगर है, मैंने तुम्हें बताया। क्या? बिल्कुल यही कारण था कि अमन ने अपना मुंह ढक लिया। उसने अनजाने में बिना सम्मान के बात की, क्योंकि जादूगर उसकी उम्र का था। तो माफ करना सर, मैंने गलती की। कोई बात नहीं। वैसे, जब उसने अमन को शांत किया, ईशान ने रोहन की ओर देखा। मैं ईशान पेज हूँ। ईशान ने बात करते हुए सबसे करीबी मेज पर कुछ रखा। यह एक मुट्ठी आकार की बर्फ की गेंद थी। यह क्या है? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। अपने स्वाभाविक इंस्टिंक्ट से रोहन उस चीज के करीब गया। उसने बर्फ को ध्यान से देखा। रोहन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कांपते हाथों से उसने बर्फ की गेंद उठाई। उसने देखा कि बर्फ के अंदर कुछ फंसा हुआ था, एक बैंगनी फूल जो जमी हुई थी। ये रंडोर का फूल है। अमन भी रोहन की बुदबुदाने पर हैरान था। वह फूल जिसे उन्होंने 1 साल में कभी नहीं पाया। क्या ईशान ने उन्हें ऐसा फूल लाकर दिया जिसे शायद ही कोई मानता था? ये जादूगर। ये फूल मैं तुम्हें दूंगा। रोहन की आंखें कांपने लगीं। लेकिन पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रोहन ने जो भी पूछा, उसका जवाब देने के लिए तैयार था। वह मना की लत से बहुत समय से पीड़ित था। उसकी जिंदगी अब खत्म हो रही थी। वो अमन को अकेला छोड़कर नहीं मर सकता था। तुम्हें ये कैसे पता? क्या इसके प्रभाव का किसी को पता नहीं था? ईशान के सवाल के साथ रोहन ने मुश्किल से अपना दिमाग ठंडा किया। यह ऐसा जवाब नहीं था जिसे वो आसानी से बोल सके। ये है वो जड़ी बूटी जो जादूगरों के लिए घातक थी। एक जादूगर इसके बारे में पूछ रहा था। उसकी जिंदगी खतरे में थी। कृपया बेतुकी सोच में अपना समय मत बर्बाद करो। ईशान ने रोहन के मन को पढ़ लिया।
उसने धीरे से कहा। मैं जब चाहूं पता कर सकता हूं। ईशान ने अप्रत्यक्ष रूप से रोहन को धमकाया। छोटे अमन के लिए। रोहन ने ईशान की मंशा को समझा। अगर एक जादूगर ने रोहन को चोट पहुंचाने का फैसला किया तो ये रोहन का अंत होगा। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था और न ही भागने का। उत्तर एक महत्वपूर्ण मामला था। बेशक मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस जादूगर ने उसकी जान 2 बार बचाई थी, चोरों के हाथों और उसके मना की लत से। चित्रित पुस्तक। रोहन ने निर्णय लेते हुए कहा। मैंने इसे इस चित्रित पुस्तक में देखा। रोहन एक पुरानी किताबों की अलमारी की ओर बढ़ा। अधिकांश किताबें अलकमी के बारे में थीं, कुछ बच्चों की किताबें भी थीं। क्लिक। तारांकन। रोहन ने अलमारी से किताब बाहर नहीं निकाली। इसके बजाय उसने अलमारी के नीचे से एक कवर का टुकड़ा हटाया। वहां एक छिपी हुई जगह थी। यहाँ रोहन ने छिपी हुई जगह से एक किताब खींची। यह एक बहुत मोटी और पुरानी किताब थी। इसका कवर बहुत खराब हो चुका था। इसके पन्ने पीले हो चुके थे, जो ये दिखाते थे कि यह किताब कितनी पुरानी थी। यह एक चित्रित जड़ी बूटी की किताब है जो मैंने अपने पिता से विरासत में मिली थी। ईशान ने किताब खोली। ये छोटे अक्षरों से भरी हुई थी। ये सभी जड़ी बूटियों के नाम और जानकारी के बारे में थी, उनके प्रभाव और वे कहाँ उगते हैं, उनके चित्र और उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए। असाधारण। ईशान प्रभावित हुआ। ये जड़ी बूटी विज्ञान का सार था। यहाँ, क्या तुम इस पृष्ठ को देखोगे? वहाँ उसने रेंडोर के फूल का अनुभाग देखा। इसकी दुर्लभता के कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यह मना को न्यूट्रलाइज कर सकता है, केवल महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पाया जा सकता है। ये 12 पंखों वाला फूल है जिसका रंग अस्पष्ट बैंगनी है। इसके नीले पत्ते और तना विषैले हैं। यह उस मिट्टी से हटाने पर तुरंत मुरझा जाता है जहां यह उगता है। वर्तमान ज्ञान के अनुसार इसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसकी लिखित जानकारी सटीक थी। उन्होंने कैसे जाना? और इस किताब को किसने लिखा? क्या तुम्हारे पिता भी एक अल्केमिस्ट थे? ये हमारे परिवार का पेशा था। तो ये किताब एक धरोहर है, कुछ ऐसा ही, एक ऐसा घर जो अलकमी को अपने पारिवारिक व्यवसाय के रूप में चुनता है। यह एक दुर्लभ मामला था। इसके अलावा किताब की गुणवत्ता एक आश्चर्य थी। अमन ने ऐसी खून की रेखा विरासत में पाई। ईशान ने अमन को और अधिक चाहा। यह वही जवाब था जिसकी मुझे तलाश थी। रेंडोर के फूल को धारण करने वाली बर्फ। इसे पकड़े हुए ईशान ने कहा। और बर्फ तेजी से पिघलने लगी। जल्द ही केवल इसकी गीली मिट्टी और फूल हवा में दिखाई देने लगे। मुझे खेद है। तारांकन PSSSSSS। तारांकन फूल तेजी से मुरझा गया जब इसे हवा में उजागर किया गया। वास्तव में ये केवल मुरझा नहीं गया, बल्कि पूरी तरह से सूख गया। हल्की सी हरकत करने पर उसका शरीर धूल में बदल गया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं केवल इसे इस तरह से ठंडा कर सकता था ताकि यह अपनी आकृति बनाए रखे। उसने झूठ नहीं बोला। ये बिल्कुल वही था जैसा किताब ने चित्रित किया था। जब भी इसे उसकी मिट्टी से हटाया जाता, ये धूल में बदल जाता था। क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? मैंने पहले तुम्हें सबूत दिखाया। किस तरह का सबूत? सबूत कि मैं जब चाहूं रेंडोर का फूल ढूंढ सकता हूं। वो फूल जिसे रोहन और अमन 1 साल से नहीं ढूंढ पाए थे। इसे खोजने में केवल आधा दिन लगा था ईशान को, अपनी अंतिम जादू तकनीक और समाहार जादू के कारण। आओ, एक डील करें। एक डील? ईशान ने मुख्य विषय पर कूदते हुए कहा। मेरे साथ यात्रा करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें समय समय पर मना इंजेक्ट करूंगा। जो जीवन मना की लत से खतरे में था। इसका मतलब था कि ईशान रोहन की जिंदगी का मालिक होगा। इस फूल का औषधीय उपयोग करने का तरीका, मैं तुम्हारे लिए इसे भी ढूंढूंगा। राजसी और आइवरी टॉवर के सभी रिकॉर्ड की खोज करूंगा। इस बारे में कोई न कोई रिकॉर्ड जरूर होगा, जैसे राजन और अमन ने अपने पिछले जीवन में इसे खोजा था। ये रोहन के लिए एक परफेक्ट स्थिति थी। हालांकि यह एक डील थी। इसमें कुछ तो था जो उसे चाहिए था।
तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? रोहन ने पूछा। शोध और ब्रूइंग। किस तरह की चीजें? एलिक्सिर। एलिक्सिर, एक ऐसा एलिक्सिर जो मेरे शरीर के प्रकार, मना के प्रकार और अपने बारे में सभी अन्य विवरणों पर केंद्रित हो। एक कस्टम एलिक्सिर जो केवल मेरे लिए हो। एक व्यक्ति के लिए कस्टम एलिक्सिर? रोहन ने संदेह से पूछा। अगर तुम चाहोगे तो तुम किसी प्रसिद्ध अन्य अल्केमिस्ट से भी पूछ सकते हो, है ना? मैं कोई महान अल्केमिस्ट नहीं हूँ। मुझे पता है। ये रोहन को अपमानजनक लग सकता था, लेकिन ईशान ने रुकने का नाम नहीं लिया। कभी कभी निराशा की शक्ति प्रतिभा से अधिक मजबूत होती है। क्या मैं इतना निराश लग रहा हूँ? तुम अपने छोटे बेटे को अकेला छोड़कर मरना नहीं चाहोगे? रोहन कुछ नहीं कह सका। निश्चित रूप से ईशान के शब्द ने उसकी स्थिति को सही ठहराया। हालांकि उसे जो सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ वह था, वो बच्चा नहीं है। ये वे शब्द नहीं थे जो एक बच्चा बोल सकता है। जादूगरों के लिए कोई अपवाद नहीं था। जिन जादूगरों से रोहन पहले मिला था, वे उसे एक मना हृदय रहित व्यक्ति, अपने खिलौने की तरह मानते थे। वे सभी घमंडी थे। बेशक वे बुद्धिमान से दूर थे। युवा आयु में दी गई शक्ति, यह एक लोडेड क्रॉसबो के समान थी जो एक छोटे बच्चे के हाथ में थी। लेकिन वो अलग है। वह कौन है? रोहन ने महसूस किया कि कुछ असामान्य था जिसने उसे संकोच करने को मजबूर किया। थोड़ी सोचने के बाद रोहन ने कहा, क्या तुम सोचने के लिए कुछ समय दोगे? जितना चाहो। ईशान ने रोहन की सोच का सम्मान किया। उसने बच्चे का मुखौटा उतार दिया। रोहन को कुछ असामान्य महसूस होना चाहिए था। उसे कुछ समय चाहिए था। इस बार यह अलग होगा। ईशान ने अमन को देखते हुए सोचा, वह अपने पिता को नहीं खोएगा, नहीं वो गुलाम बनेगा। लड़का इस अचानक सुझाव पर ठगा रह गया। उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, जैसा कि उसके पिछले जीवन का अमन था। विशेष रूप से मैं तुम्हारे पिता को बचाने की कोशिश करूंगा। रोहन की जिंदगी ईशान के लिए केवल एक साधन थी। ईशान अमन की प्रतिभा को प्राप्त करना चाहता था। तुम्हारी प्रतिभा को अपने पास रखना। ईशान और उसकी टोली गांव में कुछ समय के लिए रुकी थी। जैसे जैसे गांव चोरों के हमले से उबर रहा था, उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया ताकि मदद कर सके। स्पीयर मास्टर लुकी बहुत बहादुर था। हजारों दुश्मनों का सामना करते हुए वह एकदम स्थिर रहा। उसने छठे स्तर के आर्चमैच का भरोसा किया। ड्रैगन स्पीयर लुगानिस को घुमाते हुए उसने अपने चारों ओर के दुश्मनों को काट दिया, जबकि उसके स्पीयर पर लाल पंख लहराए। एक जैलकोवा पेड़ के नीचे विक्रम अपने नॉवेल को लिखने में व्यस्त था। उसका स्पीयर, जिसमें लाल पंख था, उसकी जांघ पर रखा था। रुको, उस जादूगर का जादू क्या होगा? उसे सपोर्ट करना है। शायद वो बर्फ की सुई जो मिस्टर ईशान ने इस्तेमाल की थी, एक साथ कई बार। स्मैश स्मैश स्मैश। मैं दिखा सकता हूं अगर तुम चाहो। अचानक आए आवाज से विक्रम चौंक गया। ईशान उसके पास खड़ा था। वो कब से वहां था? मिस्टर मेज, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, माफ करना। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह चिंतित था। ईशान के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती की वजह से वह थोड़ा सहज महसूस कर रहा था, वरना वो सच में डरता। ड्रैगन स्पीयर लुगानिस। हाँ, मुझे तुम्हारे स्पीयर पर लाल पंख दिख रहा है, तो क्या ये? ईशान ने विक्रम के स्पीयर को देखकर पूछा। उसकी आवाज में चिढ़ाने वाला लहजा था। तो उसने पढ़ लिया। विक्रम ने पहले कभी अपने नॉवेल को किसी को नहीं दिखाया। अब ईशान उसका पहला पाठक था, जिससे वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था और चाहता था कि वह कहीं छिप जाए। लेकिन वह कैसे पढ़ सकता है? ये दिलचस्प था कि ईशान पढ़ सकता था, खासकर जब उसने 1 महीने पहले ही जादूगर बना था। उससे पहले वह बस एक रसोई की नौकरानी का बेटा था, जिसके पास पढ़ाई का मौका नहीं था। क्या जादूगर बनने पर वो अपने आप पढ़ना सीख जाता है? विक्रम को पढ़ने और लिखने में कई साल लगे थे, और वो अभी भी कई शब्दों और व्याकरण में असमर्थ था। तुम पढ़ सकते हो?
विक्रम ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, अगर जादू ने उसे पढ़ने की क्षमता दी हो तो ये बहुत उपयोगी जानकारी हो सकती है। बिल्कुल, मैं एक जादूगर हूँ। तो क्या जादूगर जादू के कारण पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, जादूगर सबसे अच्छे होते हैं। वाह! विक्रम ने ईशान की मजाक को गंभीरता से लिया और ईशान ने उसकी चौंकी हुई चेहरे को देखकर चुपचाप हंस दिया। मैं हमेशा से जानना चाहता था, लेकिन अब मुझे यकीन है। ईशान विक्रम को जानता था। सटीक रूप से वह उस किताब के बारे में जानता था जिसे विक्रम ने लिखा था। हालांकि उसने उसे नहीं पढ़ा, लेकिन उसने उसके बारे में सुना था। जब मैं अपने पिछले जीवन में राजधानी छोड़ने का फैसला कर रहा था, तब मैंने उसके बारे में सुना था। मोग्रियन प्रांत में ईशान बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि एक और आदमी था जो उतना ही अमीर था और प्रसिद्ध भी था। विक्रम उपन्यासकार ने बहुत पैसा कमाया। उसने विक्रम विक्रम नाम से लेखन किया। ईशान को यकीन था कि वो अंततः एक उपन्यासकार बनेगा, भले ही वो अभी तक प्रसिद्ध न हो। मिस्टर मेज, यहाँ आप हैं। एक आवाज ने ईशान की सोच को तोड़ा। यह अर्जुन, अनुभवी योद्धा था। हम अब प्रांतीय महल में वापस जाने के लिए तैयार हैं। ईशान ने रोहन के घर की ओर देखा। गांव इतना छोटा था कि वो आसानी से उसे ढूंढ सकता था। क्या उसे और समय चाहिए? रोहन ने सोचा था कि उसे कुछ समय चाहिए। ईशान को लगा कि उसने रोहन को पर्याप्त समय दे दिया है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो हम 1 घंटे बाद चलेंगे। लियोट गांव फिर से बस गया था, ठीक उसी तरह जैसे सॉइल गांव भी फिर से बस गया था। मैक्सपेडेन के घर में रक्षक सैनिकों की संख्या दोगुनी हो गई थी। वैसे विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट खत्म करने के बाद पूछा। मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था, जब तुम्हारे साथी लौटने की तैयारी कर रहे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था जिसकी मदद की जरूरत हो। क्या और कोई बहाने हैं? सर माफ कीजिए, सर। अर्जुन, जो एक गैर अभिजात्य परिवार से था, हमेशा अन्य सैनिकों के प्रति दोस्ताना रहता था और अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। खैर, उसे कठिनाई होगी। ईशान ने विक्रम के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस की। ईशान रोहन के घर की ओर बढ़ा। क्या रोहन को और समय की जरूरत थी? स्क्री, उस पल झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। हूँ, मिस्टर मेज। अमन और ईशान की आंखें मिलीं, जबकि रोहन झोपड़ी से बाहर आया, एक बड़े बैग के साथ जो उसकी पीठ और हाथों में था। क्या तुमने निर्णय लिया? रोहन ने सिर हिलाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे कम से कम लंबे समय तक जीना चाहिए। रोहन ने अमन के सिर को प्यार से सहला दिया। अपने एकमात्र बेटे की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का संकल्प लिया। समझदारी का निर्णय। कृपया अपना वादा निभाना। बिल्कुल। ईशान के पिछले जीवन का दुश्मन अब उसकी तरफ आ गया था। यह एक अच्छा शुरुआत थी। क्या तुमने गांव के लोगों से अलविदा कहा? मैंने बस गांव के पुरुषों के साथ जल्दी से एक पे लिया। मैं बस एक अजनबी था जो अजीब दवाइयां बना रहा था। रोहन की आवाज कड़वी थी। बेशक, गांव के लोग सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे थे। रोहन ने भी उनकी शिकायत नहीं की। सर, अमन ईशान के पास आया और बोला, जादूगर लोगों के लिए डरावने होते हैं, इसलिए वो सावधानी से बात कर रहा था। क्या तुम सच में मेरे पिता का इलाज कर सकते हो? मैं वादा करता हूँ। सच में। तो तुम अब मेरे कप्तान हो। हूँ, कप्तान। यह एक प्यारा शब्द है जो एक छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त है। ईशान के पिछले जीवन में यह निर्दोष बच्चा गुस्से और नफरत से भरा एक आदमी बन गया था। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही बुलाओ। हाँ, कप्तान। जब युवा बेटा और ईशान, जो एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, के बीच बातचीत हो रही थी, रोहन ने अपने बैग से कुछ निकाला। यह एक लंबी ढक्कन वाली फ्लास्क थी। यह मेरा विदाई उपहार है। रोहन ने इसे ईशान को दिया। ईशान ने धीरे से फ्लास्क को हिलाया। इसमें कुछ है। यह एक अज्ञात तरल से भरी फ्लास्क थी। क्या यह वही औषधि थी जो उसने बनाई थी? लेकिन आमतौर पर औषधियों को ऐसे फ्लास्क में नहीं रखा जाता।
ये शराब है। शराब। मैंने इसे अन्य पुरुषों के साथ सभी रात पी और यह आखिरी है। हालांकि ईशान ने परिपक्वता दिखाई, क्या वो सच में एक बच्चे को शराब दे रहा था? ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि यह असली शराब है। वास्तव में ये शराब है, लेकिन मैं क्या कहूँ? शरीर के लिए अच्छी शराब। अमन अपने पिता की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह वो विवरण नहीं था जो रोहन चाहता था। ये कुछ तरह से आधी औषधि है। आधी औषधि। आधा का क्या मतलब है? ये शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इसका स्वाद शराब जैसा है। तो क्या इससे मुझे नशा नहीं होगा? ये तुम्हें नशा करेगा? तो ये तो शराब है ना, लेकिन इसके प्रभाव की मैं गारंटी करता हूँ। सामान्य औषधि के विपरीत जो तुम्हारी शक्ति को लंबे समय में बढ़ाती है, ये औषधि तुरंत प्रभाव देती है। रोहन ने अपनी लंबी व्याख्या जारी रखी। यह ईशान के लिए रोहन का एक नया पक्ष था, जो उसने पहले नहीं देखा था। शायद यही उसकी असली प्रकृति थी। ये भी साबित करता है कि उसने दृढ़ता से निर्णय लिया था। मिस्टर मेज, अचानक एक सैनिक ईशान के पास आया। प्रांतीय महल से एक संदेशवाहक आ रहा है। एक सैनिक ने गांव के बाहर की पहाड़ी की ओर इशारा किया। सच में एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। उसके पीछे मोग्रियन ध्वज था। क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप। तारांकन घोड़े की नालों की आवाज करीब आ रही थी। ईशान गांव के दरवाजे की ओर बढ़ा। अन्य लोग भी ईशान का पीछा करने लगे। वाह वाह! घुड़सवार ने ईशान को देखकर अपने घोड़े को शांत किया। उसके पहनावे से पता चला कि वह एक प्रांतीय सैनिक था। मिस्टर मेज, तुम बोल सकते हो। तुम्हें प्रांतीय महल में जल्दी लौट जाना चाहिए। घुड़सवार की आवाज में जल्दी थी। क्या कोई समस्या है? संदेशवाहक ने हमें बताया कि राजकुमार गारमत नदी को पार कर चुका है। गारमत नदी? पहले ही। संदेश आज सुबह आया। केवल ईशान ही नहीं, बल्कि अर्जुन और अन्य सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए। गारमत नदी उत्तर की ओर है और वहां से प्रांतीय महल तक पहुंचने में लगभग 2 दिन लगेंगे। सूचना इतनी देर से क्यों मिली? सामान्य रूप से उन्हें 10 दिन पहले संचार पोस्ट के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए था, ताकि प्रांत को राजकुमार के स्वागत की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सके। मुझे जल्दी चलना चाहिए। सभी के साथ यात्रा करने के लिए समय नहीं था, जब तक कि सभी काफिले और रोहन का परिवार घोड़ों पर सवार न हो। कृपया मुझे एक घोड़ा उधार दो, ईशान ने निर्णय लेने के बाद घुड़सवार से कहा। क्या तुम सवारी करना जानते हो? मैं सवारी की तकनीक नहीं जानता और मेरे पैर बहुत छोटे हैं। ईशान की कद के कारण उसे एक कस्टम सैडल की जरूरत थी, जिससे घुड़सवार ने संदेह में पूछा। तो तुम कैसे? मैं इसे जल्दी से दोस्त बना लूंगा, ईशान ने घोड़े की ओर बढ़ते हुए कहा। घोड़े को सहलाते हुए ईशान ने उस पर जादू किया। ये जादू उसे शांत जानवरों को नियंत्रित करने की शक्ति देता था। तामिंग। फिर घोड़ा ईशान की ओर जुबान लहराने लगा। तामिंग जादू काम करने लगा। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। ईशान ने तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। सच कहूं तो वो जितना हो सके उसे मजबूती से पकड़ रहा था। सर अर्जुन, कृपया उस एल्केमिस्ट के साथ चलें। क्या? वो कौन है? मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलते हैं। ईशान ने अर्जुन से रोहन और अमन को ले जाने के लिए कहा और उसने घोड़े से फुसफुसाया। चलो प्रांतीय महल चलते हैं। ठीक है। तारांकन प्रयाग, तारांकन। घोड़े ने उत्तर दिया और सीधे प्रांतीय महल की ओर दौड़ने लगा। उसे रोकने या उसकी पीठ पर लात मारने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन अचानक ईशान की कृपा प्राप्त करते हुए रोहन की ओर देखने लगा। रोहन ने उसकी आंखों से नजरें मिलाईं। ये पूरी तरह से अजीब स्थिति थी। मेरा नाम रोहन है। मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। रोहन ने इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की। मेरा नाम अर्जुन है, मोग्रियन नाइट ऑर्डर का एक योद्धा। हालांकि परिचय के बाद फिर से अजीबता लौट आई। अंततः वे बस ईशान की आकृति को देखते रहे, जो दूर होती जा रही थी। किसी भी हाल में उसे अपना आदमी बनाओ।
यह एक शानदार गाड़ी थी जो सोने और गहनों से सजी थी। गाड़ी के अंदर एक युवा और हैंडसम आदमी बैठा था जिसके बाल प्लैटिनम रंग के थे। उस लड़के का इस्तेमाल करके अपनी भविष्य की स्थिति तैयार करो। वो साम्राज्य का राजकुमार पृथ्वी ग्रीनरिवर था। उसने अपने पिता की बात याद की। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एक वफादार टीम बनाओ जो तुम्हारी खास हो। इस काम में उस लड़के को अपने साथ लाना था। हालांकि उनकी लंबी बातचीत हुई लेकिन नतीजा सीधा था। हाँ, पृथ्वी को समझ नहीं आ रहा था। भले ही ईशान एक जादूगर था, लेकिन उसमें खास क्या था? क्या आइवरी टॉवर में इतने सारे जादूगर बच्चे नहीं थे? इतनी सारी बातें करने वाले बच्चे तो हैं ही। ये केवल ईशान के बारे में नहीं था, बल्कि पृथ्वी ने अपने 5 छोटे भाइयों के बारे में भी यही सोचा। वास्तव में उसने उन्हें अपने भाई नहीं माना। उनकी माताएं भी मेरी मां नहीं हैं। ये बच्चे उसकी जिंदगी को खतरे में डालेंगे। जब भी पृथ्वी उनका सोचता, उसे उल्टी करने का मन करता। जब मैं ताज पहनूंगा, वो सभी राजकुमारों को खत्म कर देगा, खासकर 5वें राजकुमार को, जो बहुत चालाक हैं। हाँ, ये सोचने से उसे अच्छा महसूस हुआ। अपने मन को शांत करने के बाद उसने विंडो से बाहर के दृश्य को देखा। नदी हरे रंग में चमक रही थी। ये गारमत नदी थी जो उत्तर और दक्षिण की सीमा को दर्शाती थी। आपका उच्च न्यास एक घुड़सवार गाड़ी के पास आया। वो दूसरे शाही नाइट कप्तान करण रेवुड था। हमें तुरंत उनके लिए एक संदेश भेजना चाहिए। मुझे लगता है कि हम पहले ही उस बातचीत को खत्म कर चुके हैं। कप्तान करण ने थोड़ा गंभीर होकर अपने चेहरे को रखा ताकि राजकुमार उसकी चिंता न देख सके। उन्हें आपकी स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। आपकी उच्चनेस, कृपया उन पर दया करें। करण ने विनम्रता से राजकुमार से कहा, अरे, आपका घर तो उत्तरी घरों में से एक है ना? हाँ, है। रेवुड का घर मुरियन घर की सेवा करता था और करण का बड़ा भाई इस घर का नेता था। पृथ्वी ने सोचना शुरू किया। उसे कम से कम करण पसंद था, जबकि उसे अन्य लोगों में से अधिकांश पसंद नहीं थे। वह नाइट जो हमेशा उसके करीब रहता था, बिना किसी बहाने के। इसके अलावा उसे साम्राज्य का सबसे बड़ा तलवार मास्टर माना जाता था। एक राजकुमार के रूप में उसे ऐसे आदमी का ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कुछ जादुई खेल जानता है। ये पृथ्वी का सिद्धांत था। वहां पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? लगभग 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मैं इसे आपकी वफादारी के कारण अनुमति दूंगा। जैसा आप आदेश दें। करण गाड़ी से दूर चला गया और अपनी टीम को निर्देश दिया। जल्द ही 2 सिपाही संदेश भेजने के लिए मार्च से बाहर निकले ताकि मुरियन घर को सूचित कर सके। 2 दिन तो बुरा नहीं है। पृथ्वी ने अपने चालाकी भरे काम का आनंद लिया। जब वह नोबल्स को घबराते हुए देखता था तो उसे खुशी मिलती थी। शायद इसे सुपीरियॉरिटी कहा जा सकता है। इसी वजह से उसने अपनी मार्च की राह ठीक से नहीं बताई थी। इसके अलावा उसने अचानक मार्च की गति बढ़ा दी। वो उत्तरी नोबल्स के घबराने का आनंद लेना चाहता था। उत्तर के रक्षक, साम्राज्य का एजेस, बकवास। उसे उनके बारे में पहली बार सुनने से ही नफरत हो गई थी। वे बार बार उत्तर की परंपराओं का बखान करते रहते थे। उनके पास न तो जादूगर थे और न ही मनाहॉट वाले योद्धा। ये बारबेरियन खुद पर गर्व क्यों करते थे? इस बार वो उनकी गर्व को तोड़ने का इरादा रखता था। और जादूगर, गाड़ी के पीछे एक बड़ा मार्च चल रहा था। पृथ्वी ने मार्च में अन्य गाड़ियों को देखा। 3 गाड़ियां, जो उसकी गाड़ी जितनी ही शानदार थी, उनमें एक एक करके जादूगर थे। एक दिन मैं उन घमंडी लोगों से निपटूंगा। उत्तर का क्षेत्र घबराहट में था। सभी नोबल्स से लेकर सामान्य लोग तक, वे राजकुमार के अचानक आगमन की तैयारी करने के लिए जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। राजकुमार यहाँ रहेंगे। यहाँ एक कण भी धूल नहीं होना चाहिए, याद रखना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रांतीय महल में अनगिनत सेवक और नौकरानियां भी परेशान थीं। हम राजमहल के लोगों की उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? हम इसे तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक मुख्य नौकरानी नहीं आ जाती।
मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वह मिस्टर विक्रम, चलो, मैंने तुम्हें ऐसा न बुलाने के लिए कहा था। किचन की नौकरानियां, जिन्हें राजमहल के स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वे भी सतर्क थीं। मुझे लगा कि वे देर कर देंगे क्योंकि कोई संदेश नहीं था। बेशक, सबसे बड़ी मुसीबत में था। महान जमींदार रोहेचएन मुरियन ने सिर हिलाया। उसने मुरियन पर्वत के मामले से निपटने में काफी मेहनत की थी और अब राजकुमार आ रहा था। क्या सभी लोग पहुंच गए? हाँ, मैक्सपेडेन और रेवुड घरों के अलावा अन्य सभी नेताओं और घरों के पुनः प्राप्तकर्ताओं ने प्रांतीय महल में पहुंच गए हैं। जो 2 घर नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने संदेश भेजा है कि वे जल्दी पहुंचेंगे। वृद्ध लेकिन स्पष्ट विचारों वाले बटलर विक्रम ने स्पष्ट उत्तर दिया। इससे महान जमींदार का कुछ बोझ हल्का हुआ। अगर राजकुमार के आने पर नोबल्स की खाली कुर्सियां होती तो क्या होता? उसे इसके बारे में उन्हें डांटना पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। जादूगर का क्या? अभी तक कोई संदेश नहीं। हाँ, अभी तक कोई संदेश नहीं। यही समस्या है। बेशक, वो ईशान को दोष नहीं देना चाहता था, लेकिन वह राजकुमार की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित था। फिर भी, चलो आगे बढ़ते हैं। महान जमींदार ने राजकुमार का स्वागत करने के लिए मुख्य दरवाजे पर जाने का फैसला किया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, महान जमींदार। अनगिनत नेता और मुरियन की सेवा करने वाले अन्य घरों के सहयोगी वहां मौजूद थे। वे अभी तक एक दूसरे का ठीक से अभिवादन नहीं कर सकते थे। वे रात के खाने के समय तक बातचीत नहीं कर पाएंगे। बाद में अभिवादन, पहले हमें राजकुमार का स्वागत करने की तैयारी करनी चाहिए। जल्द ही नोबल्स जल्दी चलने लगे, जिसमें महान जमींदार भी शामिल थे। मुरियन घर के लोग पहले पंक्ति में खड़े हो गए, जबकि अन्य घरों के बाकी नेता और सहयोगी उनके पीछे खड़े हो गए। हे, क्या आश्चर्य है! रेवुड घर का नेता अभी अभी पहुंचा था। राज रेवुड महान जमींदार से बात करते हुए अपनी जगह पर जा रहा था। उसके बिखरे हुए बाल ये दिखाते थे कि वह कितनी तेजी से घोड़ा चलाकर आया था। मैं यही कह रहा हूँ, यह महान जमींदार था जो सबसे बड़ी मुसीबत में था। अब केवल कुछ ही मिनट बचे थे। राजकुमार आ रहा है। आखिरकार, एक सैनिक की आवाज ने प्रांतीय महल को झकझोर दिया। दूर से एक बड़ा मार्च आ रहा था, सफेद कपड़ों में सजे योद्धा और घुड़सवार। समस्या अब आ रही थी। महान जमींदार, जादूगर कहाँ है? अब अन्य घरों के नेता भी सोचने लगे। जादूगर ही एकमात्र कारण था कि राजकुमार यहाँ आया था, लेकिन वह जादूगर कहाँ है? वह, जैसे ही महान जमींदार यह बताने वाला था कि जादूगर कहीं बाहर गया है और अभी तक लौटे नहीं हैं। क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप। तारांकन प्रांतीय महल के किनारे की संकरी सड़क पर एक घोड़ा आया, जिस पर एक लड़का सवार था। वास्तव में, वो लड़का बस घोड़े पर लटका हुआ था। उसकी सवारी की स्थिति इतनी खराब थी कि इसे सवारी नहीं कहा जा सकता था। लड़के की सवारी की स्थिति में कोई भी मूल कौशल नहीं था। फिर भी, घोड़ा सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। रुको! तारांकन पर। तारांकन इस सरल शब्द के साथ, घोड़ा जैसे ही रुका, ऐसा लगा कि वो समझ गया। क्या ये संभव था? ऐसा बुद्धिमान घोड़ा नहीं होता। नोबल्स अपने घोड़ों के साथ कई घंटे बिताते थे। उनके सामान्य ज्ञान में यह असंभव था। माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। राहत है कि तुम समय पर पहुंच गए। कृपया यहाँ आओ। महान जमींदार ने ईशान की ओर इशारा किया। वो बहुत जल्दी था। जादूगर वह आदमी है जिसने राजकीय आदेश प्राप्त किया है। तुम्हें पंक्ति के सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, जैसा कि साम्राज्य की परंपरा है। सभी नोबल्स जो ये बातचीत सुन रहे थे, चकित रह गए। हालांकि उन्होंने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन जब उन्होंने उसे सच में देखा, तो यकीन नहीं हुआ। वो लड़का एक जादूगर है। वो लड़का जो इतनी अजीब सवारी के कौशल के साथ आया था, वो उत्तर का अतिथि जादूगर ईशान पेज था। तो, क्या तुम वही हो? ये राजकुमार का पहला सवाल था जब उसने ईशान को प्रांतीय महल के सामने खड़ा देखा।
ये उसकी बेपरवाह टिप्पणी थी। उसे ईशान के बारे में जो भी कहा गया था उसकी कोई परवाह नहीं लगती थी और ईशान को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो मेरे पिछले जीवन की तरह ही व्यवहार कर रहा है। पृथ्वी ने न तो अपने पिता की तरह राजा का गुण पाया था और न ही अपनी माँ की तरह बुद्धिमत्ता। सच में वो एक निराधार आदमी था। ईशान उससे कुछ नहीं उम्मीद करता था। अगर सम्राट का उस पर प्यार नहीं होता तो वो कब का बाहर हो चुका होता। मुझे जिस चीज की परवाह है, राजकुमार की बजाय ईशान ने अन्य लोगों पर ध्यान दिया। विशेषकर उसने 3 जादूगरों पर ध्यान केंद्रित किया जो पृथ्वी के साथ आए थे। उनमें से उसने केवल एक महिला जादूगर पर ध्यान दिया। अन्य ईशान उसे अच्छी तरह से याद कर सकता था। उसने अन्य 2 जादूगरों को भी याद किया, लेकिन अन्य एक खास मामला थी। वो कोल्डवुड साम्राज्य की जासूस थी। अपने पिछले जीवन में ये सच काफी समय बाद सामने आया था। यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला था जब एक जादूगर जासूस के रूप में पहचान में आया। उस समय पूरे साम्राज्य को ये झटका लगा था। मैंने सोचा था कि वे मुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोल्डवुड साम्राज्य या लो गणराज्य से ईशान ने उम्मीद की थी कि वे उससे संपर्क करेंगे, लेकिन उन्होंने सामान्य जासूस नहीं बल्कि उसे भेजा। क्या वे आपात स्थिति में मुझे उसके जादू से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? संयोग से अन्य ने ईशान की ओर देखा, एक आकर्षक और ताज़ा मुस्कान के साथ। ईशान ने भी उसकी आंखों से नजरें नहीं चुराईं। उसने मासूमियत से उसकी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था कि यह एक लंबी रात होगी। रात के खाने के समय प्रांतीय महल के खाने के हॉल में राजकुमार का स्वागत करने के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया गया। सिर्फ 2 दिनों में इतनी बड़ी पार्टी होना काफी संतोषजनक था। सभी ने अपने अपने पक्षों को भूलकर मेहमान का स्वागत किया। यह उत्तरी नोबल्स की पुरानी परंपरा थी। हालांकि राजकुमार ने इस पार्टी को कभी सराहा नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि उत्तरी शराब इतनी अच्छी होती है। इसके बजाय उसने पार्टी का आनंद लिया। उसे शराब से बहुत प्यार था, किसी और से ज्यादा। वास्तव में ये प्यार से ज्यादा एक मजबूरी थी। यह एक जादुई औषधि थी जो उसे सब कुछ भूलने देती थी। राजकुमार का कोई ठोस मानक नहीं है। अन्य ने भीड़ में राजकुमार को देखा और अपनी जीभ काटी। खैर, ये हमारे लिए अच्छा है। एक बेवकूफ राजकुमार। यह उसके देश के लिए फायदेमंद था। यहाँ तक कि सम्राट, जिसे अच्छा और बुद्धिमान कहा जाता था, हमेशा उसकी रक्षा करने की कोशिश करता था। ये स्पष्ट था कि ग्रीन रिवर का भविष्य अनिश्चित था। बच्चा कहाँ है? अन्य को बेवकूफ राजकुमार पर लंबे समय तक जासूसी करने की जरूरत नहीं थी। आज उसका एकमात्र लक्ष्य ईशान था। उसने डिनर हॉल में उसे नहीं देखा। खैर, वो तो एक बच्चा है। मैं अंत में उसे ढूंढ लूंगी, कोई जल्दी नहीं है। अन्य चुपचाप डिनर हॉल छोड़ गई। उसके देश से उसे जो पहली आदेश मिला था वह सीधा था, राजकुमार के साथ उत्तरी क्षेत्र की ओर मार्च में शामिल होना। खैर, कम से कम मैंने ये तो पूरा किया। यह उसके लिए इतना कठिन नहीं था। वो एक तीसरी श्रेणी की जादूगर थी जिसके पास आइवरी टॉवर में कुछ शक्ति थी। अगर वो चाहती तो आसानी से आ सकती थी। क्या ये सच है? ईशान के बारे में उस जादूगर से मिली रिपोर्ट। उत्तरी क्षेत्र से उसके बारे में कुछ अफवाहें। उसने जो कुछ सुना वह सब उसने अपने देश को रिपोर्ट किया, लेकिन जब उसने रिपोर्ट भेजी तो उसे उन पर संदेह था। क्या उसने अपनी मना को प्रबंधित करना सीखा? जादू करना जो उसे कभी नहीं सिखाया गया। जैसे कि पहले जादूगर की कहानी, उसके देश ने भी इसी तरह का संदेह किया था। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले उसे दूसरी मिशन दी गई थी। जानना है कि क्या अफवाहें सच हैं या नहीं। इसका मतलब था कि उसे व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी। अगर अफवाह केवल एक बड़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी थी, वह बस एक साधारण बहाना बना सकती थी। एक जादूगर और आइवरी टॉवर की सीनियर के रूप में वह अपनी जिज्ञासा से उसे चुनौती दे सकती थी। टॉवर के प्रमुख ने भी उसे ईशान पर ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन अगर अफवाह सच थी तो सब कुछ अचानक बदल जाएगा। उसे और उसकी माँ को जिंदा पकड़ो,
फिर सीधे कोल्डवुड साम्राज्य लौट जाओ। सफलता की संभावना बाद में कम हो जाएगी। अब जबकि वो उत्तरी क्षेत्र में था, यह मिशन पूरा करना जरूरी था। इसलिए जब सब लोग डिनर पार्टी की वजह से ध्यान नहीं दे रहे थे, आज का दिन सही था। लेकिन अपहरण करना एक अजीब मिशन है। उसे किसी भी हाल में उसे जिंदा लाना था। उसके बाद वे उसे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर चीजें खराब हो गईं, तो उसे मारना बेहतर होगा। वे ऐसे खतरनाक हथियार को अन्य देशों के हाथ में नहीं जाने दे सकते। आदेश ने स्पष्ट रूप से कोल्डवुड साम्राज्य की मंशा को दर्शाया। वो अपने कमरे में नहीं है। उसकी मां रसोई की नौकरानियों की मदद कर रही थी, जो बहुत ही असामान्य था। अफवाह थी कि उसकी मां रसोई की नौकरानी थी, और यह सच लग रहा था। जैसा मैंने सुना, वो आमतौर पर जिम में रहता है ना? यह वही था जो महल के सेवकों ने कहा। पहला जिम्नेशियम, जो प्रांतीय जिम NASIUM का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वे कहते थे कि वो हमेशा इसके केंद्र में खड़ा रहता था। कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ महान जादू देखे हैं। ईमानदारी से उसने सोचा कि यह बड़ा चढ़ाकर बताया गया होगा। अफवाहें हमेशा बड़ी और बड़ी होती जाती हैं, जैसे कि सैकड़ों गोबलिन। ये तो लगभग 100 गोबलिन के बारे में होगा। फिर भी यह एक महान प्रतिभा होगी, इतनी महान प्रतिभा कि उसे अपहरण करने का अच्छा कारण मिल सकता था। क्या वो यहाँ है? अन्य पहले जिम NASIUM के पास पहुंची। उसने चुपचाप अंदर देखा। जादू का उपयोग करके उसने अपने निशान मिटा दिए। वो रहा जैसा उसने सोचा था। ईशान वही था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सेवकों ने बताया था। वो चुपचाप केंद्र में खड़ा था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। चलो शुरू करते हैं। परीक्षण करने का समय आ गया था। वार्म अप स्तर। अन्य के सिर के ऊपर कुछ नीले गोले प्रकट हुए। तत्वहीन मना का शुद्ध टुकड़ा। यह एक शुरुआती स्तर का जादू था, जिसकी शक्ति हल्के धक्के के बराबर थी। मैजिक मिसाइल। 3 गोले ईशान की ओर उड़ गए। अगर अफवाहें सच थी, तो उसे मैजिक मिसाइल से हार नहीं माननी चाहिए। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, यह उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। बैंग बैंग बैंग। तारांकन एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह अन्य की अपेक्षा से अलग था। यह मांस पर चोट करने की आवाज नहीं थी। एक ढाल, वास्तव में एक अर्ध पारदर्शी ढाल बच्चे को ढक रही थी। यही गहरी आवाज का स्रोत था। कैसे? इस अचानक हमले का जवाब देकर ढाल का उपयोग करना। क्या उसने इसकी उम्मीद की थी? यह नहीं हो सकता। तो ये केवल एक अफवाह नहीं है ना? अन्य ने ईशान के सामने अपने को प्रकट किया। अब छिपने का कोई अर्थ नहीं था। कौन है वहां? लड़के की आवाज में कोई भावना नहीं थी। अचानक की स्थिति में उसे जो महसूस करना चाहिए था, वह नहीं था। शर्म, जिज्ञासा, डर आदि। यह अजीब था और संदेहास्पद। क्या तुमने जादू नहीं देखा? मैं तुम्हारी बड़ी आइवरी टॉवर की सीनियर हूँ। अन्य ने बिना हिचकिचाते जवाब दिया। एक मुस्कान के साथ वो उसके साथ बातचीत करना चाहती थी। तुम क्या कर रही हो? क्या जादूगर एक दूसरे का अभिवादन नहीं कर सकते? क्या तुम इस बेवकूफ़ी को अभिवादन कहती हो? ये युवा लड़का क्या कहता है, देखो। कुछ मजेदार इशारे करते हुए अन्य ने ईशान के करीब जाने की कोशिश की, ताकि उसका चेहरा पास से देख सके। चलो, एक सीनियर को नए लड़के पर कुछ छोटे जादू करने में सक्षम होना चाहिए, इतना सख्त मत हो। जैसा उसने सोचा था, ईशान को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। क्या तुम्हें सच में इतना गंभीर होना चाहिए? तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। रुको। आन्या अचानक रुक गई। क्या उसने लड़के को अपना नाम बताया? नहीं, उसने कभी नहीं कहा था। आन्या कोल्डवॉकर। क्या? कोल्डवॉकर? वे बच्चे जो कोल्डवुड के जासूस बनने के लिए प्रशिक्षित किए जाते थे। वे बच्चे जो पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम से बचे थे और मिशन शुरू कर चुके थे। यह एक गुप्त उपनाम था, जो केवल ऐसे बच्चों को दिया जाता था। यहाँ तक कि उसके देश में भी केवल कुछ ही कोल्डवॉकर के अस्तित्व के बारे में जानते थे। लेकिन फिर, तुम कौन हो? तुम कौन हो? सतर्क होकर अन्य ने उससे पूछा।
अपनी भावनाओं को छिपाना कोल्ड वॉकर की सबसे बुनियादी कला थी, लेकिन इस पल में वो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। वो नाम, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। बिल्कुल, वह जानता था। वो आदमी जिसने साम्राज्य में कोल्ड वॉकर के पीछे का पता लगाया, वो आदमी जिसने पूरी योजना को लगभग नष्ट कर दिया, वो आदमी था ईशान, अपने पिछले जीवन में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जासूसों की सूची दे सकता हूँ और तुम्हारे चल रहे ऑपरेशनों के बारे में बता सकता हूँ। बकवास। यॉल, मोल्टन परिवार का घोड़ा रखवाला, रॉबिन, शाही सचिव। अचानक ईशान ने कुछ नाम और उनके ऑपरेशनों को गिनना शुरू किया। एरियो, 9वीं सीमा रक्षा बल का सैनिक। इज़ाबेल, अलग शाही महल की प्रमुख नौकरानी। अरे, वो प्रमुख नहीं बनी होनी चाहिए थी। कोल्ड वॉकर्स जिनका ईशान ने अपने पिछले जीवन में पता लगाया था और जो अब भी उसे याद थे, उसने उन कोल्ड वॉकर्स के विशिष्ट नाम बताए जो इस समय अपने मिशन पर हो सकते थे। इन लोगों के बीच एक सामान्य बात है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? मुझे लगता है कि मुझे इसका उत्तर पता है। उसने उनके नाम और ऑपरेशन को मुश्किल से गिनाया। यह क्या है? अन्य पूरी तरह से अपनी भावनात्मक संतुलन खो चुकी थी, जैसे एक जहाज तूफान में डूब गया हो। उसका भ्रम उसकी मानसिक क्षमता से परे था। फिक्र मत करो, मैं अभी तक केवल वही जानता हूँ, ईशान ने अन्य से आत्मविश्वास से कहा। और मैं नहीं चाहता कि इसे किसी और को बताऊं। इसका क्या मतलब है? तुम लोग, मैं क्या कहूँ? ईशान ने एक अच्छे शब्द की तलाश में थोड़ी देर रुका। आपातकालीन भोजन, जब भी मुझे जरूरत होगी, मैं उन्हें एक एक करके गिरफ्तार करूंगा। कोल्ड वॉकर्स जो साम्राज्य में गुप्त रूप से काम कर रहे थे या जो साम्राज्य में आने वाले थे, उनके लिए ईशान वे केवल साधन थे जो उसकी उपलब्धियों को बढ़ा सकते थे। युद्ध के समय जासूसी करने का ऐसा विशेष अवसर, आपातकालीन भोजन का उदाहरण उनके लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। वो है कौन? अन्य ने अपने होंठ काटे। वो कितना रहस्यमय आदमी है। वो आदमी जो कोल्ड वॉकर्स की सूची को अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा वो आदमी जो उसके देश का संभावित दुश्मन था। वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी, फिर भी उसे कुछ करना होगा। स्थिति उसे अपने देश से संपर्क करने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसे खुद कुछ करना होगा। मुझे फैसला करना होगा, जैसा कि उसके देश ने आदेश दिया था। इस लड़के को जिंदा पकड़ना था। आदेश आदेश होता है, और ये लड़का एक बड़ा खतरा था। जैसे ही वह इस स्थिति को खत्म करेगी, वह तुरंत अपने देश को एक आपातकालीन संदेश भेजेगी कि सभी कोल्ड वॉकर्स की पहचान को खतरा है। सौभाग्य से यह क्षेत्र सीमा से जुड़ा हुआ था, वहां से भागने का एक मौका था। अगर चीजें खराब हो जाती हैं, तो उसे हत्या करनी होगी। प्राथमिक मिशन का उद्देश्य अपहरण था और द्वितीयक हत्या। उसके पास परीक्षण के लिए समय नहीं था। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। मुझे नहीं पता तुम नामों के बारे में कैसे जानते हो। अन्य के चारों ओर आग के गोले जलने लगे। 6 गोले, जो एक इंसान के सिर के आकार के थे। यह मैजिक मिसाइल से कहीं अधिक विनाशकारी होना चाहिए। लेकिन तुम्हें इसे नहीं बोलना चाहिए, छोटे लड़के। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, आग के गोले तेजी से ईशान की ओर बढ़ गए। सभी 6 गोले ईशान के शरीर को निशाना बना रहे थे। अगर उसने पहले जैसे ढाल का जादू किया होता, तो वह खुद को बचा नहीं पाता। माना बैरियर। हालांकि ईशान की प्रतिक्रिया सरल और अद्भुत थी। माना बैरियर, ये शील जादू का अगला स्तर था। इसकी दीवार शील जादू से कहीं अधिक नुकसान सहन कर सकती थी। क्या उसने सच में माना बैरियर का उपयोग किया? उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। माना बैरियर तीसरी श्रेणी का जादू था। इसका मतलब था कि उस बच्चे का जादुई कौशल स्तर कम से कम उसके समान था। उस जादूगर की रिपोर्ट कोई अफवाह नहीं थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसे कम आंका गया था। BAANG, BAANG, BAANG। तारांकन आग के गोले निर्दयता से ईशान के माना बैरियर पर टकराए। विशाल विस्फोट की आवाज जिम NASIUM में गूंज गई। क्योंकि क्षेत्र शांत था,
आवाज सामान्य से ज्यादा तेज सुनाई दी। लोग जिम NASIUM की जांच करने आ सकते थे। उसे किसी भी हाल में जल्दी से अपना काम खत्म करना था। मुझे पहले उसे बैरियर से बाहर निकालने का तरीका तलाशना होगा। अन्य जल्दी में थी। समय उस लड़के के पक्ष में था। मुझे लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। जादूगरों की लड़ाई आमतौर पर काफी उबाऊ होती है। लोग किसी प्रकार के शानदार जादुई शो की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन असलियत अलग होती है। अधिकतर मामलों में वे अपने रक्षा जादू में कछुए की तरह छिपते हैं और अपने सही मौके की प्रतीक्षा करते हैं। वे अपने जीवन को बेवकूफ़ी के जादू शो के लिए जोखिम में नहीं डालते। ऐसे उबाऊ हालात में जो अधिक समय तक ध्यान केंद्रित रखता है, वो अक्सर विजेता होता है। बेशक, ये सामान्य जादूगरों के लिए रणनीति है। हालांकि ईशान अपने पिछले जीवन में अलग था। अपनी अपार विनाशकारी जादू के साथ उसने एक ही समय में एक जादूगर और बैरियर को नष्ट कर दिया। अपने पिछले जीवन में, हालांकि मैं अब यही नहीं कर सकता। उसके पास इतनी उच्च श्रेणी के जादू के लिए पर्याप्त मना नहीं था। फिलहाल ईशान को एक अलग तरीका खोजना था। मैं बस यही नहीं बैठ सकता। अन्य भी एक तीसरी श्रेणी की जादूगर थी। वह भी माना बैरियर का उपयोग कर सकती थी। सौभाग्य से ईशान के पास एक योजना थी। सही शब्दों में, मैंने पहले ही एक योजना बनाई थी। जब उसने अन्य को प्रांतीय महल के सामने देखा, तो उसने पहले ही सोचा था कि वह उसे जासूसी करने के लिए आएगी और वह आक्रामक हो सकती है। इसलिए उसने जिम NASIUM के आकाश में कुछ तैयार किया, जो छाया से ढका हुआ था। लाइट। ईशान ने एक छोटी रोशनी का गोला बनाया। यह एक बेकार, सुविधाजनक जादू था जो आमतौर पर अंधेरे क्षेत्र में स्पष्ट दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसने लाइट जादू का उपयोग क्यों किया? अन्य ईशान के चुनाव को समझ नहीं पाए। ईशान और अन्य दोनों अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे थे। इस तनावपूर्ण स्थिति में क्या उसने बस लाइट जादू का उपयोग किया? मैं जानता था कि तुम कोल्ड वॉकर हो। ईशान ने रोशनी के गोले को आसमान में उठाया, ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा। भले ही मैं जानता था, मैंने अकेले यहाँ रहने का निर्णय लिया। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो क्यों? लाइट जादू ने जिम NASIUM से छाया को हटा दिया। अचानक अन्य का चेहरा पीला पड़ गया। आसमान में कई बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। उनके तेज किनारे अन्य की ओर बढ़ रहे थे। मैंने भी उम्मीद की थी कि तुम जिम NASIUM में आओगी। ईशान ने अन्य का स्वागत करने के लिए अपनी कृति तैयार की। जिम NASIUM का विशाल जाल। आइस स्पेयर। जैसे बारिश होती है, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। सामान्य बारिश के विपरीत, ये बेतरतीब नहीं गिर रहे थे। हर एक टुकड़ा एक ही लक्ष्य की ओर जा रहा था। अन्य। उर्ग। अन्य ने जल्दी से माना बैरियर का उपयोग किया। कई बर्फ के टुकड़े उसके माना बैरियर पर गिरे। क्लिंक, क्रैश, क्लिंक, क्रा, एस, शुश, तारांकन। ये ध्वनि एक एगीज को धातु से तोड़ने जैसी थी। अब स्थिति ईशान के पक्ष में बदल गई थी। क्रैक, क्रैक, CRAACCC के तारांकन। अन्य का बैरियर दरकने लगा। भले ही माना बैरियर की अपनी सीमाएं थीं, लेकिन वो फिर से माना बैरियर का उपयोग कर सकती थी। अन्य जैसी जादूगर इसे आसानी से फिर से बना सकती थी, लेकिन ईशान के बर्फ के टुकड़े उसकी अंतिम चोट नहीं थे। हे! ईशान ने अपनी हथेलियों को एकत्र किया और उसने अपनी हथेलियों के बीच मना खींचना शुरू किया। रश, तारांकन। उसने एक आग का गोला बनाया। बस एक गोला, लेकिन उसका आकार अविश्वसनीय रूप से विशाल था। जैसे कि बर्फ के मैदान पर एक गेंद बढ़ती है, उसी तरह आग का गोला भी बड़ा होता गया। वहां ठीक रहो। जिम NASIUM की छत पर ईशान द्वारा बनाए गए कई बर्फ के टुकड़े सिर्फ एक बहाना थे। उसने आन्य को बैरियर बनाने के लिए मजबूर करने के लिए बर्फ के टुकड़ों का उपयोग किया ताकि वह हिल न सके। सभी कदम इस विशाल अंतिम हमले के लिए योजनाबद्ध थे। पायरोब्लास्ट। विशाल आग का गोला ईशान के हाथ से निकला। तारांकन रुआर। तारांकन आग का गोला जिम NASIUM के फर्श पर तेजी से बढ़ा। अन्य ने तुरंत उस जादू को पहचान लिया। इसकी धीमी उड़ान की गति के कारण
इसे आमतौर पर द्वंद्वों में नहीं उपयोग किया जाता, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। उसे इसे बचने के लिए कूदना पड़ा। अगर मैं नहीं कूदती तो मैं मर जाऊंगी। समस्या ये थी कि उसने अपने को बर्फ के टुकड़ों से बचाने के लिए जो ढाल बनाई थी, उसी के कारण वह हिल नहीं पा रही थी। उसके पास दो विकल्प थे, मौत को स्वीकार करना या अपने शरीर को जोखिम में डालना। अन्य ने दूसरी विकल्प चुनी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह उसकी जान जाए। कैंसल। उसकी ढाल जो लगभग टूट चुकी थी, अब गिर गई। जैसे ही वो हिलने के लिए स्वतंत्र हुई, उसने अपने पैरों का उपयोग कर आग के गोले के प्रभाव क्षेत्र से बचने के लिए कूदने की कोशिश की। तारांकन PKKKHT PKHT तारांकन बर्फ के टुकड़े उसे निर्दयता से चीरते हुए लगे। वे उसके बिना सुरक्षा के शरीर में घुस गए। तारांकन उसकी चीख निकल गई। दर्द केवल चाकू के घुसने जैसा नहीं था। यह महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर घुस रहे हों। यह एक ऐसा कष्ट था जिसे एक सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। मैं बच गई। फिर भी अन्य को विश्वास था कि वो बच गई है। बर्फ के टुकड़े उसके महत्वपूर्ण अंगों को नहीं चीर पाए और उसने आग के गोले के प्रभाव क्षेत्र से बचने में सफलता पाई। तारांकन BOOMMM। तारांकन एक विशाल विस्फोट की आवाज प्रांतीय महल में गूंज गई। आग का गोला जिसे अन्य ने बचते हुए देखा था, ने प्रांतीय महल की बाहरी दीवार को नष्ट कर दिया। माना बैरियर। अन्य फर्श पर लुढ़क गई। फिर उसने फिर से माना बैरियर का उपयोग किया। अब आसमान में बर्फ के टुकड़े उसे खतरा नहीं पहुंचा सकते थे। पंत पंत पंत। उसका घायल शरीर खून उगल रहा था। यह उस फर्श को ढक रहा था जहां वह पड़ी थी, लेकिन उसके लिए सब ठीक था। लोग जल्दी ही आएंगे। वे अन्य का उपचार करेंगे। कोई सबूत नहीं है। वो इस बात से संतुष्ट थी कि वो बच गई। उसकी असली पहचान का कोई प्रमाण नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो लड़का सब कुछ कैसे जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो इस पर पूरी तरह से आश्वस्त थी। वो हमेशा पूरी तैयारी से काम करती थी, कोई निशान नहीं छोड़ती थी। और लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। वो आइवरी टॉवर की तीसरी श्रेणी की जादूगर थी। उसने टॉवर में घुसपैठ की और 11 वर्षों तक उनकी भक्ति का नाटक किया। किसी को भी उस लड़के के बिना सबूत के आरोप पर शक नहीं होगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, जब अन्य अपने भविष्य की योजना बना रही थी। ह्यू। ईशान उसके पास आया और बैठ गया। जहां वो खड़ा था, वहां एक खाली बोतल पड़ी थी। ये तो आधा एलिक्सिर था। यह आधा एलिक्सिर था जो राघव ने उसे उपहार के रूप में दिया था। राघव ने कहा था कि इसे पीने के बाद ये तुरंत काम करेगा, इसलिए ईशान ने अन्य का सामना करने से पहले इसे पी लिया। परिणाम संतोषजनक था। अन्य हार गई और खून से सनी हुई फर्श पर पड़ी थी। हालांकि इसके कुछ दुष्प्रभाव होंगे। उसकी मना अभी भी तेजी से धड़क रही थी। मैं इस बार कुछ श्रेय लूंगा, ईशान ने अपने दिल को शांत करने के बाद धीरे से कहा। तुम्हें गिरफ्तार करके? हाँ, क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल। सबूत कहाँ है? मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तुम सही हो। पिछले बार तुमने कोई निशान नहीं छोड़ा। पिछले बार तुम नहीं समझोगी। पिछले बार। क्या वो झूठ बोल रहा था? अन्य को एक अनकही डर ने घेर लिया। सबूत जो तुम लोग कोल्ड वॉकर्स नहीं जानते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शांत रहो। तुम जल्द ही इसे देखोगी। जैसा कि वे दोनों अपेक्षा कर रहे थे, स्थिति बाहर आई। क्या हुआ? दीवार? क्या? जो लोग पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे इकट्ठा हुए। वे 2 बार चौंके। एक बार प्रांतीय महल की टूटी दीवार से और दूसरी बार खून से सनी अन्य से। आन्या। उसके साथ आए अन्य 2 जादूगर तेजी से दौड़े। एक नज़र में उन्होंने देखा कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। क्या हुआ? ये चोट जादू से? अचानक दोनों जादूगर एक दूसरे को देखने लगे। मोग्रीन प्रांत में 5 जादूगर थे। आन्या के साथ आए दोनों और कंडक्टिंग मेज एरियन और एरियन टॉवर के प्रमुख के मिशन पर अनुपस्थित था। इसका मतलब था, मैंने किया।
सभी की नजरें ईशान पर केंद्रित हो गईं। लड़के ने स्वीकार किया कि उसने दीवार को नष्ट किया और अन्य को घायल किया। एक छोटी सी चुप्पी थी। हमें विवरण बताओ। एक भारी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। यह आवाज कारण रेवुड, दूसरे शाही नाइट कप्तान की थी। यहाँ क्या हुआ? संयोगवश मैंने देखा कि वो महिला जो वहां है। ईशान ने थोड़ा रुककर अन्य की ओर देखा। अन्य ने जिज्ञासु चेहरा बनाया। वो क्या बेतुकी बातें करने वाला था? वो एक नकाबधारी आदमी से बात कर रही थी। क्या? ईशान के शब्दों पर अन्य ने हंस दिया। तो उसने झूठ बोलने का फैसला किया। वहां कोई सबूत या गवाह नहीं था, कोई समर्थन नहीं था। ये उसे हंसाने वाला बना दिया। आगे बढ़ो। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो तुमने उसे ऐसे घायल किया, अन्यथा मैं मर जाता। यह एक कहानी थी जिसे कोई विश्वास नहीं कर सकता था। अन्य आइवरी टॉवर की आधिकारिक तीसरी श्रेणी की जादूगर थी। और क्या ये लड़का वास्तव में उसे हरा सकता था? उसने ईशान के बारे में काफी अफवाहें सुनी थी। राजमहल और उत्तरी क्षेत्र में सभी उसकी चर्चा कर रहे थे। वह पहले जादूगर की तरह एक प्रतिभाशाली था। उसने बिना सीखे जादू किए उसने महान जमींदार को बचाया और उत्तरी क्षेत्र के लिए शाश्वत मेहमान के रूप में मान्यता प्राप्त की। लेकिन फिर भी वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? ये कहानी थी जिसे कारण रेवुड भी नहीं मान सकता था। उसने औपचारिकता के रूप में पूछा, न कि सच में विश्वास के कारण। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे थे। चेक? उसके शरीर पर कुछ तरह के निशान। ईशान ने जानबूझकर रुकते हुए कहा। उसे चेक करो। कारण ने सीधे आदेश दिया। उन्होंने सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि अन्य की जांच करने का आदेश दिया। हे कप्तान, अपमान बंद करो। क्या तुम भूल गए कि हम आइवरी टॉवर के जादूगर हैं? बेशक। आइवरी टॉवर के जादूगरों ने विरोध किया। अधिकांश नाइट्स दो तीसरी श्रेणी के जादूगरों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि कारण रेवुड अलग थे। तारांकन सुरुरिंग। तारांकन पीछे हटने के बजाय उन्होंने अपनी तलवार खींची और जादूगरों की ओर इशारा किया। अन्य नाइट्स ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। वाई, तुम हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुमने कहा हिम्मत? पुराने जादूगर के शब्दों ने कारण को गुस्से में डाल दिया। उन्होंने चिंतित होकर उनसे कहा, हमारे उच्चता यहाँ है और यहाँ एक खतरनाक स्थिति हुई है और आइवरी टॉवर के एक जादूगर का इसमें हाथ है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ क्या हुआ है ठीक से जानूं। और तुमने कहा हिम्मत। क्या तुमने सच में हिम्मत कहा? वह ये जादूगर कुछ भी नहीं कह पाए। हालांकि वे उच्च रैंक के जादूगर थे, वे शाही रक्त से कमतर थे। चाहे वे अंदर से क्या सोचे, ये साम्राज्य का नियम और आदेश था। तो पहले उसे ठीक करने दो। यहाँ से पहले अपना काम खत्म करने के बाद करो। कारण ने फिर से आदेश दिया। अन्य की लिंक को देखते हुए उन्होंने नौकरानियों को उसके शरीर की खोज करने का आदेश दिया। यहाँ मैंने फिर से इस डरावने आदमी का सामना किया। कारण के चेहरे को देखकर ईशान ने अपने पिछले जीवन को याद किया। साम्राज्य का तलवार मास्टर, वास्तव में महाद्वीप का तलवार मास्टर कारण रायवुड, वह नाइट जो राजकुमार की सेवा करता रहा। उसे रैग्ना के जादूगरों ने मार दिया था। राजकुमार की रक्षा के लिए अंतिम लड़ाई में वह वर्तमान टॉवर के प्रमुख और उसके जादूगरों के खिलाफ खड़ा था और उसने 5 लोगों को मार डाला और वे सभी दूसरी श्रेणी के जादूगरों से ऊपर थे। इतिहास में उसे केवल एक विश्वासघाती के रूप में दर्ज किया गया था। एक नाइट के रूप में शीर्ष पर पहुंचने वाला आदमी। कम से कम ईशान उसे याद करता था। उसे एक बहुत उच्च स्तर का तलवारबाज होना चाहिए। यहाँ तक कि जादूगर भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्या तुमने कुछ पाया? कप्तान ने नौकरियों से पूछा। माफ कीजिए सर, हम कुछ नहीं पा सके। क्या तुम निश्चित हो? हमने उसे कई बार चेक किया, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था, कुछ भी नहीं। तब 2 जादूगरों ने गुस्से में अपनी आवाज उठाई। मैंने तुम्हें क्या कहा? क्या तुम में से किसी पर शक कर रहे हो?
हमें उसे ठीक करने की जरूरत है अभी। हालांकि कारण ने नहीं सुना। उन्होंने केवल ईशान की ओर देखा और फिर से पूछा, क्या तुमने झूठ बोला? नहीं सर, ईशान ने संक्षेप में जवाब दिया। फिर वो अन्य के करीब गया। जब लोग उसकी कार्रवाई पर हैरान थे। याइक्स, क्या? ईशान की कार्रवाई ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। पुरुषों ने अपने सिर फेर लिए और महिलाएं नहीं जानती थीं कि क्या करें। केवल नौकरानियां ही नहीं, बल्कि महान जमींदार की पत्नी और यहाँ तक कि मार्गरेट भी। इसके अलावा वनेसा, जो अभी डिनर हॉल से आई थी, भी शर्मिंदी महसूस कर रही थी। यहाँ ईशान ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने अन्य के गले के चारों ओर का कपड़ा और जोर से खींचा। उसके स्तन प्रकट हो गए। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कारण ने इसे ध्यान से देखा। वो इस दृश्य को लेकर कोई भावना नहीं दिखा रहा था। इसे देखते रहो। अब ईशान ने अन्य के शरीर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इस बार अन्य भी शर्मिंदा हो गई। तुम क्या कर रहे हो? उसे पूरा यकीन था कि वहां कोई निशान नहीं था। यह उसके अपने शरीर का मामला था। अगर वहां कोई निशान होता तो उसे पता होना चाहिए था। उस पल यहाँ अन्य के ऊपरी शरीर में थोड़ा मना डाला गया। ठीक मना उसके त्वचा पर लिपटा। फिर अचानक एक निशान प्रकट हुआ। अन्य के दाहिने स्तन के ऊपर, जहां मना ने उसे छुआ था, एक रहस्यमय पैटर्न नीले रंग में जल उठा। लोगों को ये पैटर्न क्या है, इसकी कोई समझ नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। माना इंस्क्रिप्शन। अन्य सबसे ज्यादा चौंकी कब उसके शरीर पर माना इंस्क्रिप्शन टैटू किया गया था। वो टैटू जो कोल्ड वॉकर्स का प्रतीक था। मैं विश्वास नहीं कर सकती। उसके पास ऐसा कोई भी याद नहीं था। उसने कभी माना इंस्क्रिप्शन टैटू नहीं किया। कब, कहाँ, कैसे? क्या तुमने किया? जब वो बेहोश होने लगी तो उसने ईशान को घूरा। उसे कोई गंदा खेल खेलना पड़ा, अन्यथा ये कैसे समझाया जा सकता है? मैंने देखा कि वो अपनी हाथों से कुछ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मना को नियंत्रित कर रही थी। ईशान ने बिना झिझक के अपने झूठ को शुरू किया। जो झूठ अन्य ने पहले हंसकर खारिज किया, वो अब विश्वसनीय लगने लगा। बेशक वो नहीं जानती थी, कोल्ड वॉकर्स को एक विशेष सुविधा में पाला गया था। ये टैटू एक प्रकार की स्टिग्मा थी जो वहां अंकित की गई थी। ये स्टिग्मा उनके युवा जासूसों को प्रबंधित करने में मदद करता था। ये तब हुआ जब वो छोटी थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वो इसे नहीं याद करती। और मैंने इसके बारे में एक प्रबंधक से सुना था। प्रबंधक काफी जिद्दी था। वो कोल्ड वॉकर्स का उच्च रैंक का प्रबंधक था। उसे जीवित पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उसने 1 साल तक दर्दनाक यातनाएं सहन की। अंततः उसने इसके बारे में बताया। क्या तुम्हें पता है कि यह पैटर्न क्या है? कारण ने अन्य जादूगरों से पूछा। जैसे बिल्ली उनकी जीभ काट गई हो, वे बस सिर हिलाते रहे। तुम्हारे बारे में क्या, मिस्टर पेज? ईशान ने भी सिर हिलाया। ये बेहतर होगा कि वह और कुछ न जाने का नाटक करे। कारण गहरे विचार में डूब गया। उसे स्टिग्मा का मतलब नहीं पता था। फिर भी ईशान के शब्दों को अब कुछ समर्थन मिल गया। स्थिति ने ईशान के शब्दों को विश्वसनीय बना दिया। इसे बड़े पैमाने पर जांचना आवश्यक था। पहले उसे ठीक करो, मैं बाद में उससे पूछताछ करूंगा। कारण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। उन्होंने 2 जादूगरों की ओर देखा और कहा, कृपया उसके लिए एक माना प्रिजन तैयार करें। KHMMMM। माना प्रिजन जादूगरों का विशेष जादुई वृत्त था। यह एक जादुई वृत्त था जो मना के प्रवाह को बाधित करने वाला एंटी मैजिक क्षेत्र था। यह एक जादूगर को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक था। कप्तान, उप कप्तान कारण के पास आया जब उसने अपना आदेश पूरा किया। क्या है? आप क्षेत्र के आसपास की खोज का आदेश क्यों नहीं देते? क्या तुम कहते हो कि हमें नकाबधारी आदमी को खोजने की जरूरत है? हाँ, तो ये समय बर्बाद करना है क्या? कारण ने उपकप्तान के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। हमें बेकार की खोज के लिए अपनी ताकत को पतला नहीं करना चाहिए, बल्कि
हमें अपने उच्चता की रक्षा के लिए अपनी मानवता को केंद्रित करना चाहिए। भूलना मत, हम उत्तरी क्षेत्र में क्यों आए थे। ये पूरी तरह से राजकुमार के केंद्रित निर्णय था और यह उसकी सुरक्षा के लिए एक समझदारी भरा निर्णय था। उप कप्तान उसकी बात से सहमत हो गया और पीछे हट गया। कारण ने अपनी तलवार को म्यान में डालने के बाद ईशान से कहा, अगर आज जो कुछ भी हुआ है वो सच है तो मैं इसे उसके उच्चता को स्पष्ट रूप से बताऊंगा। यह एक अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया था कि ईशान को उसकी कार्रवाई के लिए मान्यता मिलेगी। यही ईशान चाहता था। वर्तमान सम्राट की विशेषताओं के अनुसार वह सीधे ईशान से पूछेगा कि वह क्या चाहता है। अगर यह समझ में आया तो वह ईशान की मांग को स्वीकार कर लेगा। ऐसी स्थिति में ईशान के मन में कई अनुरोध थे, बहुत सारे अनुरोध। जैसे जैसे रात बढ़ी, डिनर पार्टी खत्म हो गई और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। अब वहां कोई पार्टी नहीं थी, कोई शराब नहीं थी और न ही हंसने की आवाजें थीं। वास्तव में असाधारण प्रांतीय महल के राजकुमार के बेडरूम में राजकुमार उत्तरी क्षेत्र की शराब पीते हुए पिछली घटनाओं को याद कर रहा था। उसने इसे बार बार सोचा और जितना उसने सोचा उतना ही उसकी रुचि बढ़ी। ये युवा लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वो जासूस जादूगर में रुचि रखता था? नहीं, उसे इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन सेसिलिया के खिलाफ उसकी जीत ने राजकुमार का ध्यान खींचा। मैंने सोचा था कि उसकी प्रतिभा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। राजकुमार को तीसरी श्रेणी का मतलब पता था। उसने सुना था कि अधिकांश जादूगर दूसरी श्रेणी के जादू को भी नहीं समझ पाते। फिर भी उनमें से एक लड़का ईशान सेसिलिया से हार गई। राजकुमार उसकी प्रतिभा चाहता था। मेरे दाहिने ओर कप्तान, बाईं ओर लड़का कारण, जो पहले ही तलवारबाजी में मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था। ईशान, जिसमें अनंत संभावनाएं थीं। अगर राजकुमार उन्हें अपने प्रति वफादार बना लेता है तो क्या सभी उसके पैरों में नहीं गिरेंगे? यहाँ तक कि उन घमंडी राजकुमारों से भी जो अलग महल में रहते थे और आइवरी टॉवर के घमंडी जादूगरों से भी। लेकिन कैसे? उसने कभी किसी का दिल नहीं छुआ। उसे नहीं पता था कि लोगों को कैसे संभालना है। सही है, मेरे पिता की तरह। उसने अपने पिता का तरीका कई बार देखा था। पिता उन्हें उनके काम के लिए पुरस्कृत करते थे। ये बहुत मुश्किल नहीं था। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं थी। क्या था? कप्तान, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लड़के को यहाँ लाओ। कारण ने राजकुमार का इरादा समझ लिया। उसने अन्य सैनिकों को ईशान को लाने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि तुम मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, आपके उच्चता। ओह, तुम आए। स्वागत है। राजकुमार ने ईशान का स्वागत एक दिखावटी मुस्कान के साथ किया। ये पहली बार ईशान से मिलने के मुकाबले बिल्कुल विपरीत था। अपने व्यवहार को इतनी तेजी से बदलने के बावजूद उसे इसकी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने तुम्हें बुलाने का कारण ये था। हाँ, मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रभावित हूँ। क्या जासूस एक उच्च श्रेणी की जादूगर नहीं थी? लेकिन तुमने उसे जिंदा पकड़ने में सफलता पाई। यह एक बड़ा कार्य है। धन्यवाद, मेरे लॉर्ड। राजकुमार ने और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात जारी रखी। ऐसा लग रहा था कि वो एक शक्तिशाली राजा की भूमिका निभाने में बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं तुम्हें विशेष रूप से पुरस्कार देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई इनाम है जो तुम पाना चाहते हो? पैसे, सोना या जमीन, जो भी तुम कहो, मैं सुनूंगा और तुम्हें इनाम दूंगा। ईशान ने मुश्किल से खुद को हंसने से रोका। क्या वह अपने पिता की नकल कर रहा था? वह बहुत ही खराब तरीके से उसकी नकल कर रहा था। खैर, मेरे पास उससे मांगने के लिए कुछ नहीं है। ये सच था। उसे राजकुमार से कुछ भी नहीं मांगना था। शायद वर्तमान सम्राट या टॉवर का लॉर्ड उसकी मांग को पूरा कर सकता था। ये राजकुमार केवल उसे पैसे दे सकता था। खैर, वास्तव में मैं कुछ मांग सकता हूँ। अचानक ईशान ने एक उचित अनुरोध के बारे में सोचा। ईशान को यकीन नहीं था कि राजकुमार इसे स्वीकार करेगा, लेकिन इसे आजमाना तो बनता था। तो तुम बोल सकते हो। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं राजमहल जाने से पहले पुराने आइवरी टॉवर के खंडहरों का दौरा करना चाहूँगा।
पुराने आइवरी टॉवर के खंडहर। पुराने आइवरी टॉवर के खंडहर, यह वह स्थान था जहां 100 साल पहले आइवरी टॉवर था। वर्तमान नए आइवरी टॉवर के विपरीत ये राजमहल से बहुत दूर था। ये राजकुमार के लिए एक आसान और छोटा अनुरोध था, एक अनुरोध जिसे वो समझ नहीं सका। उसने उम्मीद की थी कि ईशान पैसे या संपत्तियों से संबंधित कोई अनुरोध करेगा, लेकिन वह बेकार के खंडहर का दौरा करना चाहता था। जैसा कि उसने सोचा, ईशान एक मासूम बच्चा था। अन्य राजकुमार युवा थे लेकिन फिर भी सिंहासन की चाह रखते थे। खैर, यह एक आसान अनुरोध है। यह महल के रास्ते पर नहीं था, फिर भी यह मूल मार्ग से बहुत दूर नहीं था। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। उसके आदेश पर ईशान ने अपने मन में हंस दिया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही सोच से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, वह वस्तु जो पुराने आइवरी टॉवर के खंडहरों में छिपी हुई थी। ड्रैगन मंत्रों की किताब, प्राचीन पुस्तक जिसे ईशान ने अपने पिछले जीवन में मरने से पहले कुछ साल पहले पाया था। वो पुस्तक जो समय युद्ध के जादू पर शोध करने के लिए बहुत आवश्यक थी। यहाँ तक कि ईशान उसे पूरी तरह से नहीं समझ सका, लेकिन वह उसकी ड्रैगन भाषा का थोड़ा बहुत समझ सकता था। एकल पुस्तक जो इसके सार को रिकॉर्ड करती थी। इस बार मैं इसे कितने हिस्सों में समझ पाऊंगा? यह एक जादूगर के रूप में स्वाभाविक जिज्ञासा थी। ईशान का दिल तेजी से धड़क रहा था। सबसे ऊंची टॉवर जो ग्रीन राइवर के आसमान के सबसे करीब थी। आइवरी टॉवर, जादू का केंद्र, जानकारी का खजाना। वहाँ सभी सतर्क थे। वहाँ हर एक जादूगर को मना अंकन के लिए परीक्षा दी जाती थी। न केवल अकादमी के छात्र, बल्कि आइवरी टॉवर के जादूगर भी। यह उत्तरी क्षेत्र में होने वाली घटना के कारण एक बड़े पैमाने पर परीक्षा थी। कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। हमें यहाँ तक कि अंकन का मतलब भी नहीं पता, है ना? इसके अलावा नकाबधारी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए हमारे पास केवल युवा गवाह से मिली जानकारी है। हैबर्ट सहित आइवरी टॉवर के आर्कमेज सभी वहाँ थे। उन्होंने दो गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए अपनी परिषद में तुरंत इकट्ठा हुए। दूसरी ओर, उसने आइवरी टॉवर और साम्राज्य के लिए लंबे समय तक अपनी सेवा की है। उसे अन्याय से आरोपित किया जा सकता है या फंसाया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ राजकुमार भी था, है ना? तुम जानते हो कि वो आइवरी टॉवर को कितना नापसंद करता है। सबसे गंभीर मामला बेशक अन्य थी। आइवरी टॉवर में उनमें से एक को दूसरे देश के जासूस या शत्रुतापूर्ण समूह का संदिग्ध माना गया था। इसके अलावा जासूस एक तीसरी श्रेणी की जादूगर थी। सबसे खराब स्थिति में आइवरी टॉवर का विश्वास धराशायी हो सकता था। इसलिए जब तक हम अपनी आंखों से इस मुद्दे की जांच नहीं कर लेते, आइवरी टॉवर अन्य पर सभी संदेहों को नजरअंदाज करेगा। ये टॉवर के लॉर्ड का आदेश है। यह आइवरी टॉवर की एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। ये समूह हमेशा अपने सदस्यों के प्रति पक्षपाती होता था। यह एक ऐसा समूह था जो एकजुट था, गर्वित जादूगरों का बैंड। वे मजबूत थे, लेकिन कम थे, इसलिए उन्हें जितना संभव हो उतना मजबूत रहना था। उन पर इतनी शक्ति होने के कारण हमेशा हमले और जाल बिछाए जाते थे, कई हमलों से सुरक्षित रहने के लिए। इसके अलावा दूसरों को अपने पैरों के नीचे दबाने के लिए। यह आइवरी टॉवर की पहचान थी। और इस घटना का गवाह, जिसके बारे में तुम पहले ही सुन चुके हो। अचानक जादूगरों की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके लिए भी ईशान एक दिलचस्प और रहस्यमय व्यक्ति था। हम उसके दर्जे को कैसे परिभाषित करें? शायद ईशान का अस्तित्व कुछ जादूगरों के लिए सिर्फ एक दिलचस्प विषय से अधिक होगा। इस समय ईशान आइवरी टॉवर में एक गर्म विषय था। जो जानकारी हमें मिली है, उसके अनुसार इस लड़के का जादू का स्तर कम से कम दूसरी श्रेणी का मास्टर होगा, शायद उससे भी अधिक। हैबर्ट के इस दावे पर सभी शोर करने लगे, चूंकि उन्होंने अफवाहें सुनी थी। उन्होंने इसकी उम्मीद की थी। हालांकि टॉवर के लॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि व्यक्तिगत अपेक्षाओं की तुलना में अलग स्तर की विश्वसनीयता रखती थी। ईशान की कौशल स्तर ही समस्या नहीं थी। ये तथ्य कि वह जादू को नियंत्रित कर सकता था जिसे उसने कभी नहीं सीखा,
सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए आइवरी टॉवर उच्च गुणवत्ता की जांच करेगा। जांच ईशान के बारे में सब कुछ प्रकट करने के लिए आर्कमेज की शक्ति की आवश्यकता होगी। ये पता लगाओ, क्या उसने वास्तव में कभी दूसरों से जादू नहीं सीखा? क्या वो वास्तव में एक सामान्य बच्चे के रूप में बड़ा हुआ था? किस प्रकार के वातावरण में उसकी परवरिश हुई? उसके माता पिता कौन हैं? आइवरी टॉवर की पूरी शक्ति के साथ हम सब कुछ जानेंगे, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। जैसे ही वे सहमत हुए, सभी ने सिर हिलाया। अगर कुछ भी संदिग्ध हैं, तो उन्हें सब कुछ जानना होगा। उनके पास पहले से ही अन्य का उदाहरण था। हालांकि अगर जांच के बाद कोई समस्या नहीं होती है, जिसका मतलब है कि अगर ईशान पेज पर सभी संदेह गलत साबित होते हैं, तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। अगर यह साबित होता है कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि लड़का ईशान के पास अद्भुत प्रतिभा है। वह एक प्रतिभा था जिसकी तुलना की जा सकती है पहले जादूगर से, ताकि हम अपनी भविष्य की योजना बना सके। उस बच्चे को, दूसरे पहले जादूगर को अपने सहयोगी और आइवरी टॉवर के लिए एक वफादार उपकरण बनाने की योजना। टॉवर के लॉर्ड ने केवल आइवरी टॉवर का उल्लेख किया, साम्राज्य का नहीं। उसने ईशान को आइवरी टॉवर का सदस्य नहीं कहा, बल्कि उसे एक वफादार उपकरण कहा। इनमें से कोई भी बातें टॉवर के लॉर्ड द्वारा गलत नहीं कही गई। हम उसे केवल उपहार देकर और उसके प्रति कृपा दिखाकर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी खुद की राह बनानी होगी, वही रास्ता जो आइवरी टॉवर कर सकता है। परिषद में उपस्थित जादूगरों ने सिर हिलाया। सौभाग्य से ईशान अभी भी युवा था। हालांकि उसके पास शक्ति थी, लेकिन उसे अभी तक परिपक्व नहीं होना चाहिए था। आइवरी टॉवर, उन्होंने सोचा कि यह उनकी ताकत थी। हम इतनी छोटी उम्र के लड़के को आसानी से नियंत्रित कर सकेंगे, है ना?